गुड मॉर्निंग। आज होलिका दहन है और कल रंग उत्सव। आप सभी को इन दोनों ही त्योहारों की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। होलिका दहन आज है, तो इस होलिका दहन में आप अपनी जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी नकारात्मकता है, उन सब को उठाइए और होलिका दहन में दहन कर दीजिए। अब बच गई आपके पास आपकी अच्छाइयाँ, आपकी सकारात्मकता, और इन्हीं को लेकर आप एक टारगेट सेट कर लीजिए कि अगली होली तक आप सिलेक्शन ज़रूर ले लेंगे। एक साल है, इस होली से लेकर अगली होली तक बिल्कुल आप टारगेट सेट कर लीजिए। सेट द टारगेट, गेट द टारगेट। जब तक आप टारगेट सेट नहीं करेंगे, अपनी डेट तय नहीं करेंगे कि कब तक सिलेक्शन चाहिए, तब तक आप कंटिन्यू प्रयास ही करते रह जाएंगे। आप पहले टारगेट सेट करिए, एक डेट तय कर लीजिए और उस डेट तक सिलेक्शन लेना ही है, ऐसा निश्चित कर लीजिए। आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। बस आप नेगेटिव थॉट्स को मत आने दीजिए। आपकी जो कमियां हैं उनको कंटिन्यू दूर करिए और हमेशा अपने आप को सुधारिए, इम्प्रूव करिए। कुछ ना कुछ कमी होगी, उन कमियों को दूर करते चलिए। ठीक है, तो आप सिलेक्शन ज़रूर ले लेंगे। दूसरा, कल रंग उत्सव है, खूब जम के होली खेलेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, मैं भी खेलूँगा होली ही। लेकिन मैं आपसे आशा करता हूँ और अपेक्षा भी करता हूँ कि आप भी मेरी तरह रंगों से ही होली खेलेंगे, ना कि रंग के नाम पर केमिकल से। बात समझ में आ रही है? रंगों के नाम पे केमिकल का उपयोग बंद करिए। दूसरी चीज़ और मैं आपसे आशा और अपेक्षा करता हूँ कि आप भी मेरी तरह शांतिपूर्वक होली खेलेंगे, हुड़दंग नहीं करेंगे, हुड़दंग नहीं बचाएंगे। अभी आप पिछली होलियों को देखें तो हमारी होली में विकृति आ चुकी है। लोग होली के नाम पर केमिकल वाले रंगों का उपयोग करते हैं, जो किसी की स्किन को नुकसान करेंगे, आँखों को नुकसान करेंगे। होली नुकसान देने का त्यौहार नहीं है, बल्कि होली प्रेम और सद्भाव बांटने का त्यौहार है, खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। रंगों को, खुशी रूपी रंग आप बांटिए जितना बांट सकते हैं। दूसरी चीज़, हुड़दंग ना करिए। आप देखे होंगे पिछली होलियों में कितना हुड़दंग होता है। लोग होली का त्यौहार जो है ये खाने पीने हुड़दंग करने से बदनाम कर चुके हैं। अब आम लोग होली से इसीलिए कटते जा रहे हैं क्योंकि लोग हुड़दंग नहीं चाहते हैं। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, आशा भी करता हूँ कि मेरी तरह आप भी रंगों से ही होली खेलेंगे और शांतिपूर्वक होली खेलेंगे। आपके होली से किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी को नुकसान ना हो। मेरी तरह आप भी ऐसे ही कोशिश करेंगे, अपेक्षा भी करता हूँ और आशा भी करता हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं मैटर में। कल मैं क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था कि भारत में संविधान को 26 जनवरी 1950 के दिन ही क्यों लागू किया गया। 1950 तो खैर आना ही था, लेकिन 26 जनवरी को ही लागू क्यों किया गया। 24 जनवरी को भी लागू कर सकते थे, 26 नवंबर को भी लागू कर सकते थे। आखिर 26 जनवरी का डेट उन्होंने क्यों तय किया? तो इसके लिए याद रखिएगा 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। याद होगा आपको, ये अधिवेशन 1929 दिसंबर में लाहौर में हुआ था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। याद होगा आपको। और इस अधिवेशन की खास बात जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता को लक्ष्य घोषित किया गया। कौन से अधिवेशन में? 1929 लाहौर अधिवेशन। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और इसी अधिवेशन में जब लक्ष्य घोषित किया गया पूर्ण स्वतंत्रता, या उस समय के शब्दों को कहें तो पूर्ण स्वराज की मांग को लक्ष्य बताया गया। और इसी मांग के अनुरूप 1930 में 26 जनवरी के दिन तिरंगा झंडा फहराकर स्वराज दिवस मनाया गया। और यकीन जानिए 26 जनवरी 1930 को ही नहीं, बल्कि आज़ादी के पहले तक, 15 अगस्त 1947 के पहले तक हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता था। मतलब हमारा स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को आज़ादी के पहले मनाया जाता था। लेकिन क्या हुआ, देश कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त को। अंग्रेज़ों को तो इस 26 जनवरी से कोई लगाव था नहीं। उन्होंने तुरंत माउंटबेटन प्लान बनाया, आनंद फानंद में देश को बांट करके आज़ाद करके चले गए। तो 15 अगस्त
कुछ चूँकि देश आज़ाद हुआ तो हमारा स्वतंत्रता दिवस कब हो गया? 15 अगस्त। तो फिर इस 26 जनवरी को यादगार दिन बनाने के लिए संविधान सभा के निर्माताओं ने तय किया कि उस 26 जनवरी की याद में हर साल 26 जनवरी 1950 के दिन ही संविधान को लागू करेंगे और इस दिन को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए 26 जनवरी के दिन संविधान को लागू किया गया। तो कल के क्वेश्चन का आंसर यही था। ठीक है, आप भी देखिएगा और भी पढ़िएगा। हम आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में, संविधान सभा की समितियों के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन कल छूट गए थे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन, संविधान सभा की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, और प्राय आप पढ़े होंगे, अक्सर कई पुस्तकों में छपा होता है जे.बी. कृपलानी, यही पढ़े होंगे, जबकि वो गलत है। आप संविधान की पुस्तकें पढ़िए, सुभाष कश्यप की, भीमराव की, तो आपको समझ में आएगा कि झंडा समिति, जो संविधान सभा की झंडा समिति थी, उसमें कृपलानी सदस्य थे ही नहीं। अध्यक्ष तो छोड़ दीजिए, उसमें सदस्य ही नहीं थे। बात समझ में आ रही है? और रही बात झंडा समिति की, तो याद रखिएगा झंडा समिति दो उल्लेखित होती है। पहली झंडा समिति 1931 कांग्रेस का, याद करिए 1931 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची अधिवेशन। और इस कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद होगा सरदार पटेल। और इस अधिवेशन की खास बात दो बताया था मैं आपको, दो बातें। एक तो गांधी जी को युवाओं के द्वारा विरोध का सामना करना पड़ा, और दूसरा मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया। इसी कराची अधिवेशन में झंडा समिति गठित की गई और इस झंडा समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, जो भी कह लें, इस झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और इसमें 5 सदस्य और भी लोग थे, सरोजनी नायडू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और भी 5 सदस्य थे। तो एक झंडा समिति ये हो गई, ठीक है। और दूसरी झंडा समिति हमारी संविधान सभा के द्वारा तैयार की गई, और इस झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इस झंडा समिति के कुल 6 सदस्य थे, और इन 6 सदस्यों में हम देखें तो जे.बी. कृपलानी सदस्य भी नहीं थे, लेकिन अक्सर पुस्तकों में छपा मिलेगा आपको, कई क्वेश्चन के आंसर में छपा मिलेगा कि झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी, जो सच नहीं है। इसके हम सदस्यों को देख लें तो 6 सदस्य थे। पहले सदस्य मौलाना एम मुंशी, ठीक है। तो कुल मिला के 6 सदस्यों की ये कमेटी थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और बाकी के जो 5 सदस्य वो ये थे। आप देख रहे होंगे इन 5 में, इन 6 में कह लें, जे.बी. कृपलानी का नाम भी नहीं है। तो याद रखिएगा, 2 झंडा समिति, एक के अध्यक्ष सरदार पटेल और दूसरे के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सरदार पटेल वाली जो झंडा समिति थी वो 1931 कांग्रेस के कराची अधिवेशन का परिणाम थी, और दूसरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो कमेटी थी वो संविधान सभा की झंडा समिति थी। तो आप इनको याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है, और इनको नोट भी कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? नहीं था। हमको मालूम है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने मेंबर थे? 7, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। तो उन 7 में इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो हम देखते हैं कि गोपाल स्वामी तो थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, कृष्णा स्वामी भी थे, और सरदार पटेल नहीं थे। तो ये और ये नहीं थे, ठीक है। 2 और 4, तो राइट आंसर क्या होगा? बी, 2 और 4 शामिल नहीं थे। हम देखें प्रारूप समिति, याद रखिएगा इसका गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 इस समिति का गठन हुआ था, और इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे, जिसमें से एक अध्यक्ष माने तो 6 को सदस्य मानते हैं। और उन 6 में से पहले सदस्य कौन थे? तो पहला नाम एन गोपाल स्वामी का लिख लेते हैं,
एन गोपाल स्वामी, और हम देखें और छठवें सदस्य थे खेतान, डी खेतान। ठीक है, तो कुल 7 सदस्यों वाली, एक अध्यक्ष 6 सदस्यों वाली ये प्रारूप समिति थी। याद रखिएगा इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। आगे चलकर क्या हुआ, इसमें 2 स्थान खाली हो गए, एक मित्र BL मित्र और दूसरे DB खेतान। ठीक है, इनमें से BL मित्र के बदले में आ गए कृष्णमाचारी। तो कुल मिला के ये 6 सदस्य थे। आगे चलकर थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो इनके बदले में ये 2 नए सदस्य आ गए। तो कुल मिला के हम देखें प्रारूप समिति बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी और इसी समिति के द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप पैटर्न तैयार किया गया। याद रखिएगा प्रारूप समिति को हिंदी में एक नाम और कहा जाता है और इसको बिल्कुल याद रखिएगा, पांडुलेखन समिति। कभी कभी क्या होता है, हिंदी के नामों के कारण बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। तो इस नाम से भी कभी पूछेगा तो याद रखिएगा पांडुलेखन समिति प्रारूप समिति को ही कहा गया। ठीक है, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? कुल कितनी सदस्य थी महिला? तो महिलाओं की संख्या थी संविधान सभा में 15 महिला सदस्याएं थीं। जैसा कि आपको मालूम होगा, कल बताया भी था मैं आपको कि संविधान सभा की जब पहली बैठक बुलाई गई, कब? 9 दिसंबर 1946 को। तो उस दिन संविधान सभा के कुल 207 सदस्य उपस्थित हुए और उन 207 सदस्यों में 9 महिला सदस्य भी उपस्थित थीं। सारे सदस्य नहीं आ पाए, लेकिन 207 लोग जो आए उनमें से 9 महिला सदस्य भी शामिल हुई थीं। बहरहाल हम देखें कुल 15 सदस्य थीं और इन 15 सदस्य कौन कौन थीं उनका नाम आप जरूर लिख लीजिएगा। पहला नाम है सरोजनी नायडू, जो कि पहली महिला राज्यपाल बनी। ठीक है, दूसरा नाम विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि पहली भारतीय महिला जो राजदूत बनी, एम्बेसडर बनी। कहाँ की एम्बेसडर बनी? रशिया, विजय लक्ष्मी पंडित। और याद रखिएगा कि ये प्रधानमंत्री नेहरू जी की बहन थी, इकलौती बहन थी। तीसरा हम देखें सुचेता कृपलानी, 15वां नाम है अम्मू स्वामीनाथन। तो कुल मिला के ये 15 महिला सदस्याएं थीं संविधान सभा में। सुचेता कृपलानी की बात करें तो ये पहली भारतीय महिला जो मुख्यमंत्री बनी थी। और ये राजकुमारी अमृता कौर का नाम भी बहुत फेमस है, ये पहली भारतीय महिला जो कैबिनेट मंत्री बनी थी। तो ये बहुत प्रसिद्ध महिलाएं हैं और ये संविधान सभा की सदस्य थीं। तो याद रखिएगा संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? 15। तो आप इनका नाम नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिएगा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। सही है कि नहीं है? कहने का मतलब गोलमेज सम्मेलन का ही परिणाम था 1935 का एक्ट। बिल्कुल सही है। हमको मालूम है कि 3 गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए? भारत की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए। और यही कारण है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन सर्वदलीय रखे गए, सभी दल के सदस्यों को आमंत्रित किया गया। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में। 30, 31, 32 लाइन से 3 साल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। आप यहाँ याद रखिएगा कि गांधी जी और कांग्रेस सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। पहले में नहीं गए, न तो कांग्रेसी न तो गांधी जी, और तीसरे में भी न तो कांग्रेसी न तो गांधी जी, कोई नहीं गया। सिर्फ दूसरे सम्मेलन में गांधी जी उपस्थित हुए। और यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि इस सम्मेलन में सरोजनी नायडू भी गई थी, लेकिन कांग्रेस के रूप में नहीं बल्कि भारतीय महिलाओं की प्रतिनिधि के रूप में। ठीक है,
और हम देखते हैं इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भी वाद हुआ, जो भी विवाद हुआ, जो भी निर्णय हुआ, उन्हीं सब बातों के आधार पर 1935 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 देश में लागू किया गया, बनाया गया। तो 1935 के अधिनियम के बनाने में ये गोलमेज सम्मेलन की बहुत बड़ी भूमिका थी, ये याद रखिएगा। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। ये कथन भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच है। पहली बार भारत को एक संघीय रूप, एक यूनियन का रूप देने के लिए कोशिश की गई 1935 के एक्ट से। और इसी स्वरूप में हम देखते हैं कि भारत में अनेक संघीय संस्थाओं की स्थापना भी की गई। हम देखते हैं संघीय रेलवे, संघीय बैंक, संघीय न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, ये दुनिया भर की संघीय संस्थाएं किस अधिनियम का परिणाम थी? 1935 का एक्ट। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है कि संघीय ऑल इंडिया फेडरेशन या संघीय रूप देने का उपबंध किया गया 1935 के अधिनियम से। तो इन कथनों में, उपरोक्त कथनों में सत्य कौन सा है? असत्य नहीं, सत्य। तो हम देखते हैं सत्य तो दोनों हैं, केवल एक, केवल दो नहीं, बल्कि एक और दो, दोनों ही कथन सही हैं। तो याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया किसके द्वारा? और ऑप्शन देखने पर तुरंत आंसर टिक करेंगे कोई भी। कौन? जैसे कि आप भी सोच रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर? जी नहीं, बल्कि प्रथम प्रारूप तैयार किया गया BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव के द्वारा तैयार किया गया। BN राव भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे और इन्हीं के द्वारा पहली बार संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया। और इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद और कुल मिला के अनुसूचियाँ कितनी थीं? तो याद रखिएगा, इसमें 13 अनुसूचियाँ थीं। तो 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियों का ये प्रारूप BN राव के द्वारा संविधान सभा की प्रारूप समिति को दिया गया और फिर प्रारूप समिति के द्वारा संविधान सभा के समक्ष इसे रखा गया। और कुल मिला के विचार करने के बाद फिर 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों का संविधान देश में प्रभावी हुआ। ठीक है। तो याद रखिएगा, राइट आंसर क्या है? BN राव। इनका पूरा नाम भी याद रखिएगा, बेनेगल नरसिम्हा राव, नरसिंह राव, जैसे नरसिम्हा राव थे ना, ये नरसिंह राव। और ये भी याद रखिएगा कि ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची X और सूची Y दोनों को सुमेलित कीजिए। ठीक है। और इसमें नीचे ऑप्शन काफ़ी लंबा था, इसलिए ABCD कर दिया। आगे देखते हैं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, ठीक है, प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, राजस्थान की रियायतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। तो याद रखिएगा, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? HC मुखर्जी को बनाया गया। ये चौथा जो है HC मुखर्जी। याद रखिएगा कि जब 9 दिसंबर को कांग्रेस की संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर को किसको बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा। और उस दिन अस्थायी उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? तो याद रखिएगा, फ्रैंक एंथोनी। अस्थायी उपाध्यक्ष, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी। फिर जब 11 दिसंबर को कांग्रेस का संविधान सभा का बैठक बुलाई गई और उसमें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया राजेंद्र प्रसाद को, तो स्थायी उपाध्यक्ष के रूप में किसको बनाया गया? HC मुखर्जी। ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन क्या है? चौथा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि नीचे ऑप्शन नहीं लिखा हूँ मैं।
ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये है इसका आंसर है चौथा, A4। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, हम देखें प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिला के 7 सदस्य थे, डॉक्टर अंबेडकर वगैरह, तो उसमें एकमात्र कांग्रेसी कौन थे? KM मुंशी, एकमात्र कांग्रेसी थे। और बाकी जो 6 थे, डॉक्टर अंबेडकर, कृष्णाचारी, गोपाल, ये सभी के सभी गैर कांग्रेसी थे। तो दूसरे का आंसर आएगा 3, यहाँ ही लिख रहा हूँ इसके नीचे में, ठीक है। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? कृष्णाचारी, याद करिए, खेतान के बदले में इन्हीं को लिया गया था। प्रारूप समिति में खेतान जी का जब निधन हुआ तो सीट खाली हो गई, तो उसके बदले में किसको रिप्लेस किया गया? VT कृष्णाचारी को ही रिप्लेस किया गया। कहाँ के रिप्रेजेंट करते थे ये? तो राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे, ठीक है। और तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? राजस्थान में 1, यही लिख रहे हैं हम, 1। और अब बच गया संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, निश्चित है नेहरू जी, तो यहाँ पर 2। तो राइट आंसर क्या आएगा? A के साथ चौथा, B के साथ 3, C के साथ 1 और D के साथ 2। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या जगह नहीं थी, इस कारण नहीं लिखा, बाकी तो आंसर आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? सही कथन चुनना है, सत्य कथन चुनना है आपको। पहला कथन, नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था, इसमें कोई शक ही नहीं। हमको मालूम है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? नेहरू जी के द्वारा, 13 दिसंबर 1946 को। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने न केवल स्वीकार किया, बल्कि भारत के लिए एक अच्छा संविधान बनाने का प्रस्ताव भी तैयार किया। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। उद्देशिका, प्रस्तावना, प्रिएम्बल बहुत विवादित है। कुछ संविधान के विशेषज्ञों का मानना है कि प्रस्तावना या प्रिएम्बल संविधान का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि ये किसी आर्टिकल में नहीं है, किसी अनुच्छेद में नहीं है। जबकि संविधान के कुछ विशेषज्ञों का ये मानना है कि प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है कि संविधान के किसी अनुच्छेद में अगर विवाद हो जाए और संविधान के तहत उसका समाधान नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी दशा में उसका समाधान, उसका निपटारा जो है वो प्रस्तावना के आधार पर किया जाता है। एक्चुअल में प्रस्तावना है क्या, प्रिएम्बल है क्या? पूरे संविधान का निचोड़ है। मतलब पूरे संविधान को, पूरे भारतीय संविधान की मूल भावना को अगर 3-4 शब्दों में देखना चाहें तो वो है प्रस्तावना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, बिल्कुल किया है। शुरुआत ही होती है, हम भारत के लोगों ने स्वीकार करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, तो भारत के लोगों के द्वारा ही ये स्वीकार किया गया संविधान है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। चौथा कथन, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। क्या ये कथन सही है क्या? राज्य के मुखिया, यहाँ पे वैसे तो यहाँ पे राज्य का मतलब देश है, लेकिन आप वर्तमान में देश के अलावा जो राज्य होते हैं वो भी आप मान सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो क्या देश और राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं क्या? क्या ये सभी कथन सही हैं क्या? तो चौथा कथन सही नहीं है। भाई, देश का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। राज्य का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। क्या इनको जनता डायरेक्ट चुनती है क्या? जी नहीं, इनको चुनती है इनडायरेक्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जनता इनको एक सांसद के रूप में चुनती है, या अगर राज्य की बात हो रही है तो एक विधायक के रूप में चुनती है। बस जैसे अभी वर्तमान प्रधानमंत्री, तो इनका चुनाव जब हुआ तो प्रधानमंत्री के रूप में नहीं हुआ, बल्कि एक सांसद के रूप में हुआ। अगर मुख्यमंत्री का चुनाव, मुख्यमंत्री हैं कोई, तो उनका चुनाव मुख्यमंत्री के रूप में नहीं हुआ, बल्कि विधायक के रूप में हुआ। उनको प्रधानमंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री किन्होंने चुना? बहुमत प्राप्त दल के द्वारा चुने गए हैं। बात समझ में आ रही? जैसे वर्तमान प्रधानमंत्री, अगर वो प्रधानमंत्री बने हैं तो किसने बनाया उनको प्रधानमंत्री? उनकी पार्टी ने बनाया। बहुमत प्राप्त दल अपना नेता तय करता है कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा, हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, ठीक है।
तो प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, उसको हम इनडायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कथन सरासर गलत है। सिर्फ 3 कथन सही हैं और इसमें शुरू में ही आंसर दिया है 1, 2, 3। सब अगला क्वेश्चन देखें। डॉक्टर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से? संविधान सभा में वो कहाँ से निर्वाचित हुए थे? तो राइट आंसर इन चारों में अगर हम देखें, इन चारों में, तो राइट आंसर बी है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बात समझ में आ रही है? एक्चुअल में हम देखें तो जब 1946 संविधान सभा का जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर चुने गए कहाँ से? पूर्वी बंगाल से। और पूर्वी बंगाल बंटवारा जब देश का हुआ 15 अगस्त 1947, तो ये पूर्वी बंगाल वाला हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास आ गया और पाकिस्तान का एक राज्य बन गया पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। आगे चल के बांग्लादेश बना, लेकिन उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से एक राज्य बना। ठीक है, तो अब डॉक्टर अंबेडकर जी का जो संविधान क्षेत्र था वो चला गया कहाँ? पाकिस्तान में। तो अब क्या करें? तो उनके लिए फिर एक सीट खाली कराई गई और वो सीट थी पुणे की, पुणे। और पुणे में ये सीट खाली की किसके द्वारा? मिस्टर जयकर, KMR जयकर कांग्रेस के सांसद थे। तो पुणे संसदीय क्षेत्र से जयकर के द्वारा इस्तीफ़ा दे दिया गया और सीट को खाली की गई। और सीट खाली होने के बाद इसी पुणे से डॉक्टर अंबेडकर चुनाव लड़े और संविधान सभा के सदस्य बने। ठीक है, आज़ादी के बाद की बात है ये। ठीक है, तो पुणे उस समय कौन सी प्रेसिडेंसी में था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो इस आधार पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी राइट है। और वैसे भी यहाँ पे पश्चिमी बंगाल दिया है, अगर इसके बदले में सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी होता, ठीक है याद रखिएगा, अगर सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी होता या पूर्वी बंगाल भी होता तो बॉम्बे की तुलना में आपको क्या राइट करना होता? बंगाल को राइट करना होता। चूँकि इस क्वेश्चन में पश्चिमी बंगाल दिया हुआ है तो ऐसी दशा में आपको किसको चुनना होगा? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो अगला क्वेश्चन देखें, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर तो सभी को मालूम होगा, सरदार पटेल। हम देखें संविधान सभा में कुल कितनी समितियां बनाई गई? तो याद रखिएगा, संविधान सभा में संविधान निर्माण के लिए कुल 22 समितियों का निर्माण किया गया। और इन 22 समितियों में हम प्रमुख समिति की बात करें तो जैसे कि लिखा ही है, प्रांतीय संविधान समिति, संघ संविधान समिति, झंडा समिति का जिक्र हो चुका है, प्रारूप समिति। तो कुल मिला के प्रमुख हम देखें 7-8 समितियां प्रमुख थीं। उनके अध्यक्ष कौन थे वो मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ, आप उसको ज़रूर याद रखिएगा। सबसे पहले प्रांतीय समिति की बात करें, प्रांतीय संविधान समिति, HC मुखर्जी। तो ये कुछ प्रमुख समितियां हैं। संविधान याद रखिएगा, संविधान निर्माण की कुल कितनी समितियां थीं? 22। और जिनमें से प्रमुख में हम देख चुके हैं प्रांतीय समिति, अभी क्वेश्चन आया था, संघ संविधान समिति पंडित नेहरू, प्रारूप समिति डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिएगा संचालन समिति, नियम समिति, झंडा समिति, तीनों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा हम देखें मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के लिए एक सलाहकार समिति, इसके मुखिया कौन बनाए गए? सरदार पटेल। और ये समिति 2 उप समितियों में बटी हुई थी। ये समिति 2 उप समितियों में, पहली उप समिति थी मूल अधिकारों की उप समिति जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी, और दूसरा अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से संविधान की ये प्रमुख समितियां थी, इनके अध्यक्षों का नाम आप जरूर याद रखिएगा। एग्ज़ाम में घूम फिर के जब भी समिति उसके अध्यक्ष को पूछता है तो इन्हीं में से किसी एक को पूछता है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, और संविधान सभा और संविधान निर्माण के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं आपको करा दिया हूँ। कल होली रंग उत्सव है तो निश्चित है कि कल मेरी क्लास की वीडियो नहीं आएगी, परसों फिर देखते हैं। धन्यवाद सभी।